नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज़ में। देखते हैं मुलायम सिंह यादव जी के जीवन के ऊपर एक खास प्रोग्राम। मुलायम सिंह यादव जैन इंटर कॉलेज करहल इटावा में हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले एक सहायक शिक्षक उत्तर प्रदेश और देश के राजनीति पर इस कदर छा जाएगा, नेताजी के नाम से विख्यात होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। मुलायम सिंह यादव राजनीति में आने वालों को हमेशा कहते रहे कि राजनीति में आना है, लंबा चलना है तो पर्चा, खर्चा और चर्चा जरूर पास में होना चाहिए। पर्चा से मतलब था कि प्रचार, खर्चा तो पता ही है, चर्चा से मतलब है कि सतत संपर्क कार्यकर्ताओं से भी और लोगों से भी। यही मुलायम सिंह की राजनीति का हमेशा मूल मंत्र भी रहा। 8 बार के विधायक, 7 बार के सांसद, देश के रक्षा मंत्री और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वह तब जब कहा जाता था कि देश के राजनीति की दशा और दिशा उत्तर प्रदेश से ही तय करता है। जो जिस तरफ झुकता है केंद्र में सत्ता उसकी हो जाती है। सिपाही से उठकर शिक्षा बनना और वहां से इस्तीफा देकर राजनीति को गले लगाना बड़ा कठिन था। वह भी जब तब वहां के राजनीति में गोलीमार दुश्मनी हुआ करती थी। मुलायम ने कभी पीछा मुड़कर नहीं देखा। पंजाब के रोपड़ से यहाँ आए काशीराम के साथ मुलायम सिंह ने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग रची कि कांग्रेस जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश से गायब हो गई। आज तक उसे उप्र में ठिकाना नहीं मिल सका। 2 बार कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश देकर मुलायम सिंह देश भर में राजनीति के खलनायक बन गए थे। लेकिन बाबरी ध्वंस के बाद जब कल्याण सिंह हटाए गए तो किसी के विश्वास नहीं हुआ कि मुलायम फिर सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनकी सरकार बनी और ठसक के साथ बनी। 30 साल तक दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति की धुरी बने रहे मुलायम सिंह कंबल ओढ़कर घी पाने वालों में कभी नहीं रहे। जो काम किया डंके की चोट पर किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के धुर विरोधी कहलाने वाले मुलायम सिंह ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में जरा भी संकोच नहीं किया था। कहते हैं कि विरोधियों का सम्मान करने से मुलायम सिंह का कोई जोड़ नहीं था। देश के तमाम राजनेताओं में सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा मुलायम सिंह का ही है। आखिरी वक्त तक उन्होंने किसी न किसी तरह परिवार को एक धागे में बांधे रखा और राजनीतिक गुर भी सिखाते रहे। उत्तर प्रदेश का यादव समाज उनके लिए एक पैर पर खड़ा हुआ था, जैसे लालू यादव के लिए बिहार का यादव समाज खड़ा रहता है। अल्पसंख्यकों की राजनीति में वे इतने माहिर हो गए कि कांग्रेस को दोबारा उत्तर प्रदेश के में पैर तक रखने की जगह नहीं मिली कि उनके बाद उनका बेटा अखिलेश यादव इस वोट बैंक को किस तरह संभाल पाता है। हालांकि मुलायम सिंह के बाद उनके वोट बैंक में आने वाले बिखराव को सभी दल थोड़ा थोड़ा समेटने की कोशिश जरूर करेंगे। यह अखिलेश पर निर्भर होगा कि वे इस बिखराव को किस हद तक रोक पाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट अजय रस्तोगी जी, समाज सेवक। तो सुनते हैं नेताजी के प्रति उनके क्या भाव हैं। मैं अजय रस्तोगी, एडवोकेट, इस गाजियाबाद के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूं और साहिबाद में रहता हूं। मुलायम सिंह यादव जी का जाना हम सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए शोक का विषय है। और आपने सबने देखा होगा कि उनके जाने के बाद में जो आज के अखबार हैं वो सब शोक संदेशों से भरे पड़े हैं। तो उन संदेशों के अंदर कई जाने माने लोगों ने, विपक्षी लोगों ने, समर्थकों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने अपने संस्मरण सुनाए। उन संस्मरणों को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नेताजी की राजनीति बेदाग रही, नेताजी की राजनीति पारदर्शिता के साथ रही, नेताजी की राजनीति जो है ईमानदारी के साथ रही, और उनकी स्पष्टता जो थी वो सबके सामने बहुत स्पष्ट थी कि वो किस उद्देश्य के लिए राजनीति कर रहे हैं। नेताजी की जो पार्टी का नाम है समाजवादी, वो समाजवादी जो शब्द है, उस शब्द की जो परिभाषा है
उस शब्द को साकार करने का काम नेताजी ने अपनी राजनीति के दौर में करा है। नेताजी का राजनीति का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। सन 65 में वो जब वो 15 साल के थे मात्र, तभी वो एक कर के अगेंस्ट में एक आंदोलन चल रहा था पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें पहली बार गिरफ्तार हुए थे। और सन 67 में जब वो पहली बार विधायक बने, उसके बाद से लेकर और अंत समय तक वो विधायक सांसद रहे। 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। ये अपने में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वो चाहे पद पे रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, उन्होंने जनता के हित की ही लड़ाई लड़ी। और जब वो सत्ता में थे तो जनता के हितों के लिए उन्होंने बहुत सारे लोक कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई, और विपक्ष में थे तो उन्होंने हमेशा सरकार पर एक दबाव बनाया कि आप समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और जब भी कोई अन्याय हुआ और कभी भी कोई अन्याय चारों तरफ दिखाई दिया उन्हें, तो उन्होंने किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी कि किसी को बुलाना पड़ा। नेताजी के जैसे भी संज्ञान में कोई शोषण की बात आई, किसी अन्याय की बात आई, सरकार के जन विरोधी नीतियों की बात आई, तो नेताजी स्वतः ही आंदोलित हो गए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा हल्ला बोल के माध्यम से सड़कों पे रखा कि आप सरकार पे दबाव बनाइए, सरकार से कहिए कि हम सत्ता में हैं या नहीं है, लेकिन जनता हमेशा सत्ता में होती है, जनता कभी विपक्ष में नहीं होती। पार्टियां जो हैं वो सत्ता और विपक्ष में हो सकती हैं, लेकिन जनता कभी विपक्ष में नहीं होती। नेताजी ने उस वर्ग को आवाज दी जो वर्ग भारत के इतिहास में, क्योंकि भारत एक जाति से बंधा हुआ देश है जहां पर कुछ जातियों का प्रभुत्व हमेशा बना रहा है और कुछ जातियां वंचित रही हैं। तो नेताजी आवाज बने उन दबे कुचले वंचित वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए आवाज बनकर वो आगे आए। नेताजी ने देश को एक दिशा दी और भारत की राजनीति के अंदर उन्होंने एक ऐसी चेतना दी कि पिछड़ों की राजनीति, दबे कुचलों की राजनीति, आज कोई भी सरकार हो, आप देखते हैं कोई भी पार्टी हो, सबको आज पिछड़ों की बात करनी पड़ती है, और बात ही नहीं करती, काम करके भी दिखाना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं जो लोहिया की राजनीति थी, चौधरी चरण सिंह की राजनीति थी, उसी के क्रम में नेता मुलायम सिंह की राजनीति थी, वो राजनीति रही है। उनका जाना हम सबके लिए दुखद है। और मैं जो है, आप सब जानते हैं, नेताजी कभी किसी को भूलते नहीं थे। उनके जीवन में जो भी व्यक्ति आए वो उन्हें नाम से जानते थे, उनसे परिचय करते थे और हमेशा उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। नेताजी ने कभी भी विपक्ष के अंदर रहकर या सत्ता में रहकर कभी व्यक्तिगत दुश्मनी पाल के राजनीति नहीं करी। विचारों से मतभेद था उनका, वो मन से किसी से भेद नहीं रखते थे, वो सबसे प्रेम करते थे। और मानवीय प्रेम के लिए तो उनकी अनेक, आप समझ सकते हैं, जब कार सेवकों का मामला चल रहा था और उन्होंने कठोर कदम उठाया तो उनकी बहुत आलोचना हुई। लेकिन आप उसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के और संविधान की रक्षा भी करी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन किया, और जो भारतीय संविधान के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट की बात का सरकार को पालन करवाना है, आदेश का पालन हो, इस बात की बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है, देख रेख करनी है, उसका पालन करवाना है। नेताजी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाया, संविधान का पालन, संविधान की रक्षा हो सके, उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाना सरकारों का दायित्व है, नैतिक दायित्व है, उसका पालन करवाया। तो हम देखते हैं कि नेताजी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि कहाँ मेरा फायदा होगा, कहाँ मेरा नुकसान होगा। उन्होंने वही बात करी जो मानवीय प्रेम के लिए जरूरी होती है। उन्होंने हमेशा जोड़ने की बात करी, तोड़ने की कभी बात नहीं करी। उन्होंने उस वर्ग की आवाज़ बनी जो वर्ग कभी बोलता नहीं था। नेताजी भले ही चले गए हों, लेकिन नेताजी हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। जनवादी संघर्षों के नाम पर बीच में जो जनवादी संघर्ष चलेंगे उनमें नेताजी जिंदा रहेंगे। पिछड़ों के आंदोलनों में नेताजी जिंदा रहेंगे, दलितों के आंदोलन में नेताजी जिंदा रहेंगे, अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए और उनको न्याय मिल सके उस न्याय की लड़ाई के अंदर नेताजी जिंदा रहेंगे।
नेताजी जिंदा रहेंगे कि भारत के अंदर प्रेम बढ़ सके, इस बात के आंदोलन में नेताजी जिंदा रहेंगे। नेताजी जिंदा रहेंगे कि जब जो सामाजिक अन्याय हमारे देश के अंदर है, वो सामाजिक जो समता है वो बने। जब तक सामाजिक समानता नहीं बनेगी तब तक कोई भी व्यवस्था, चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी व्यवस्था हो, उसका सपना हमेशा अधूरा है। और समाजवादी आंदोलन तो जब तक सामाजिक समानता नहीं हो जाएगी, असमानता दूर नहीं हो जाएगी, तब तक वो कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। तो उसकी दिशा में नेताजी का संघर्ष था और उस संघर्ष में नेताजी जिंदा रहेंगे। सामाजिक आंदोलन जो असमानता के विरुद्ध नेताजी, जिसके बहुत बड़े अग्रणी नेता थे, उसके रूप में रहेगी कि पूरा जो देश है और पूरे विश्व के अंदर समाजवादी आंदोलन मजबूत हो। और जब समाजवादी आंदोलन मजबूत होगा तो उसका एक ही तर्क है और एक ही उसका मंच है कि जब जिस मंच पर, जिस धरती के आखिरी कोने पर जो अंतिम पायदान पे खड़ा नागरिक है, उसको भी जब जन कल्याणी नीतियों का लाभ मिल सके और वो भी विकास में बराबर का हिस्सेदार हो सके, तभी जो है वो सामाजिक समानता की लड़ाई को हम जीत सकेंगे। नेताजी की लड़ाई के लिए जो अधूरी रह गई है, उस लड़ाई को हम जैसे छोटे छोटे सिपाही मिलकर पूरा करेंगे। और जो हम अपने जन संगठन चलाते हैं, उन जन संगठन के माध्यम से, जैसे हम ह्यूमनिस्ट पीपल ऑफ इंडिया के नाम से कार्य करते हैं, तो ऐसे संगठनों से और ऐसे असंख्य, धरती पर असंख्य संगठन है जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उन संगठनों के साथ मिलकर हम नेताजी के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। नेताजी के लिए अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं तो अपनी तरफ से व्यक्तिगत वचन देता हूं कि मैं उस काम को अपने अंतिम सांस तक करूंगा। नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का भरसक प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। नेताजी अमर रहें, नेताजी अमर रहें। मोहम्मद जाकिर, समाज सेवक, उन्होंने नेताजी के बारे में क्या कहा? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और हम सामाजिक संगठन चलाते हैं। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो बहुत दुख का विषय है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के जो गरीब मज़दूर और पिछड़े दबे कुचलों के जो नेता थे, श्री मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल वो इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह के चले गए। ये बड़ा दुख का विषय है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी वो हस्ती थे जिन्होंने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक साथ जोड़कर चलने की कसम खा रखी थी। और मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को इकट्ठा लेकर चलकर के एक साथ चलें और हिंदुस्तान आगे बढ़े। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में दबे कुचले, मज़दूर, गरीब और पिछड़ी जितने भी थे, सबको एक साथ लेकर चलने की जो ताकत और जो कुव्वत मुलायम सिंह यादव में थी, वो आज के वक्त में किसी नेता में नहीं दिखाई देती है। आज हम ये मानते हैं कि आज श्री मुलायम सिंह यादव जी जो हिंदुस्तान को, इस दुनिया को छोड़ के जो चले गए हैं, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए ये बहुत दुख का दिन है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी काम अधूरा रह गया है। क्योंकि श्री मुलायम सिंह यादव जी जो आज के हालात हैं, उन हालातों में अगर किसी की ज़रूरत थी तो श्री मुलायम सिंह यादव जी की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी आज जिस तरीके से शक्तियाँ आगे बढ़ रही हैं, सांप्रदायिकता वाली जो शक्तियाँ आगे बढ़ रही हैं, इनको अगर रोकने की किसी के अंदर हिम्मत थी तो उसमें एक नाम श्री मुलायम सिंह यादव जी का भी आता था। ये काम अधूरा है। हमें लगता है अब इस काम को हम पूरा कैसे करें, इसके लिए हमें संघर्षशील और आगे बढ़ने की ज़रूर पड़ेगी। हमें लगता है कि रास्ते बहुत कठिनाई वाले हैं, क्योंकि मुलायम सिंह जी के बिना ये रास्ता कैसे पूरा होगा, उसके बारे में हमें दोबारा विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम भी इन बातों के साथ में श्री मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि मुलायम सिंह जी, जो आप काम अधूरा छोड़ के गए हैं, हम उस काम को जब तक पूरा नहीं कर लेंगे, जब तक हमें लगता है
हम आपको सच्ची और पक्की वाली श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने आज से ये सोचा है और इसके लिए हम संघर्षशील है कि हम आने वाले वक्त में जो आपकी सोच थी, जो आपके विचार थे, उन विचारों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो हमारे हिंदुस्तान का ढांचा है, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी धर्म के लोग, जितनी जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जो ये शक्तियाँ उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हम उन शक्तियों के सामने अड़कर खड़े हो जाएंगे और आपस में सबको मिला जुला के चलेंगे। और एक हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हिंदुस्तान खूबसूरत देखा जाता है, माना जाता है और है हमेशा, उस हिंदुस्तान को खूबसूरत हमेशा बना के रखने के लिए हम हमेशा लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मुलायम सिंह जी का जाना अपना आप में एक बहुत बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि आज उनके जितने भी लाखों करोड़ों समर्थक हैं जो उन्हें दिल से चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि नेताजी अभी इस दुनिया से जाएं, क्योंकि नेताजी उनका नाम ऐसे नहीं रखा गया था। नेताजी उनका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने वो क्रांतिकारी काम करे थे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस वक्त में आके नेताजी ने वो काम करे थे कि जिस वक्त इमरजेंसी का माहौल चल रहा था, और इमरजेंसी के माहौल में जिस वक्त उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी थी और नेताजी को उस टाइम पर जेल में डाल दिया गया था। नेताजी ने कई महीने जेल में काटे, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे और उन्होंने निरंतर उसका विरोध किया कि इमरजेंसी के खिलाफ हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और नेताजी को इस बात से भी याद करा जाएगा कि जो ये हमारे आर्मी के जो हमारे सैनिक होते थे, जिस वक्त वो कहीं भी मारे जाते थे तो उनके कपड़े और उनकी टोपी और उनके जूते और उनके मोजे आते थे, लेकिन नेताजी जिस वक्त रक्षा मंत्री थे, शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नेताजी जिस वक्त रक्षा मंत्री थे, उस वक्त नेताजी ने यह आदेश जारी करा था कि अब टोपी, मफलर, कपड़ा या जूते मोजे नहीं जाएंगे, उसका सामान नहीं जाएगा, हमारा सैनिक हमारे घर पर अपने गांव में जाएगा, उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उसे वहां पर उसके परिवार के सामने उसे लाया जाएगा। इस तरीके से, जैसे ये एक बहुत बड़ा काम था नेताजी का, जो अब से पहले उस वक्त से पहले किसी ने नहीं करा और ना आगे अभी तक किसी ने। तो ये जो काम है नेताजी के, वो काम नेताजी को याद दिलाते हैं। नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता था। नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाते थे। ये आज के वक्त के, आज के दौर में शायद ही बहुत मुश्किल मिलेगा आज की राजनीति में कि कोई इतना बड़ा नेता बनने के बाद में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को नाम लेकर याद करता हो या नाम लेकर याद रखता हो। तो ये एक नेताजी की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें थी जो नेताजी, और एक ख़ास तौर से नेताजी की बहुत चीज़ें, एक बात और याद आती है कि नेताजी अपने परिवार को जिस तरीके से जोड़ कर रखते थे, और इसी तरीके से वो अपने पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के चलने की हिम्मत रखते थे। और ये सारी चीज़ें घर से ही नेताजी ने शुरुआत करी, अपने परिवार को जोड़ के चले। उसके बाद में नेताजी की सोच पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के चलने की थी। इसीलिए हम नेताजी को फिर दोबारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये वचन लेते हैं कि जो नेताजी के जो सपने थे, हम उन पर निरंतर काम करते रहेंगे और आगे भी नेताजी के विचारों को आगे फैलाते हैं। तो ये था हमारा नेताजी के ऊपर एक खास प्रोग्राम। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समाचार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।